हेलो एवरीवन। यूपीपीएससी मेंस के जीएस पेपर एनालिसिस में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीएस पेपर 4। एक ऐसा पेपर जो कि एथिक्स, एक ऐसा पेपर जिसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब तक हमने जो जीएस पेपर 1, 2 और 3 का एनालिसिस किया है उसमें हमने देखा है कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जिसको पढ़ने को लेकर के, तैयारी को लेकर के माइंड और थिंकिंग प्रोसेस जो होती है वो अलग अलग हो सकती है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा पेपर है जहां सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने पहले 3 पेपर का एनालिसिस नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं। इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट एक बनी हुई है आपका मिशन एसडीएम यूपीपीएससी 2026-27। यहाँ पे सारी वीडियो जो हैं वो क्रमबद्ध तरीके से लगी हुई हैं। इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियो आपको देखनी है। ये प्लेलिस्ट बनाई क्यों गई है? तो ऐसे अभ्यर्थी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं 2026-27 के प्रिपरेशन के लिए, यूपीपीएससी के 2026 के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, उनको गाइड करने के लिए बनाई गई है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी को लेकर के लगातार आपके साथ जुड़ करके प्रिपरेशन कराई जा रही है। आप सभी को ये भी बता दें, देखिए आप तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और उस लिंक के माध्यम से आपको ग्रुप से जुड़ना है, जहाँ पे सारे वीडियो कंटेंट, पीडीएफ, गाइडेंस और सारे प्लानर जो होते हैं चीज़ें शेयर की जा रही हैं कि किस तरीके से आपको गाइड किया जा रहा है, किस तरीके से आपको पढ़ना है और किस तरीके से यहाँ पे 2026 के एग्जाम को हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो आज का उसी कड़ी में देखा जाए तो जीएस पेपर 4 को हम एनालिसिस करेंगे, समझेंगे आखिर ये पेपर आया कैसा था, इसको लेकर के स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन में क्या चीजें पूछी गई हैं, ट्रेंड कैसा रहा है। साथ ही यहां पर समझने का प्रयास करेंगे, इसके कुछ मॉडल आंसर भी डिस्कस करते चलेंगे कि इन क्वेश्चन को आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, देख सकते हैं या लिख सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो है 26 के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उनके लिए भी ये जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि 2026 के एग्जाम में सिर्फ प्रीलिम्स नहीं निकालना है, हमें मेंस का एग्जाम भी देना है और उसके बाद इंटरव्यू में पहुंचना है। तो मेंस जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ना ही सिलेक्शन होगा। मेन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसलिए मेंस के पेपर को आप समझना है कि एथिक्स के पेपर को आप जहां पे ज्यादा नंबर कैसे लेकर आ सकते हैं, इसमें आपकी एक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके क्वेश्चन यहां पर आते हैं, और वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए, सारी चीजों को समझते चलिए और इस पेपर में क्या कुछ रह गया है, क्या पूछा जा रहा है, उसको भी हम समझते चलेंगे। सबसे पहले देखें, टोटल यहाँ पर आपको जो 20 क्वेश्चन की यहाँ की प्रवृत्ति रहती है, इस बार भी यहाँ पे कुछ वैसा ही पूछा गया है। और इसमें एक चीज अलग रहती है, यहाँ पे देखिए सिर्फ क्वेश्चन नहीं रहते, इसमें 2-3 यहाँ पे केस स्टडी भी दी जाती है, यानी कि कोई घटनाक्रम यहाँ पर दिया जाएगा और उस सिचुएशन में आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी सिचुएशन में रहेंगे तो आप क्या डिसीजन लेंगे या क्या वहाँ पे निर्णय लेंगे, एक प्रशासन के दृष्टिकोण से, एक व्यक्ति के तौर पर। तो वहाँ पे एक ओपिनियन बेस्ड भी क्वेश्चन रहते हैं। कॉन्सेप्ट बेसिस भी यहाँ पे एनालिटिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बेसिस होती हैं, कुछ यहाँ पर रियल लाइफ के साथ आप किस तरीके से एक्सप्लेन करने पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी यहाँ पर आपकी है। और साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो नैतिक मूल्यों का सामाजिक और व्यवहारिक स्तर पर इसका किस तरीके से प्रयोग होता है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। प्रशासन किस तरीके से काम करता है उसकी समझ के साथ साथ नैतिक मूल्यों के तौर पर व्यक्तिगत आपकी किस तरीके की क्या वैल्यूज होनी चाहिए उसके बारे में भी आपको यहाँ पर इंप्रूव होना चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए और वो कैसे यहाँ पर आपको उसके साथ सामंजस्य बिठाना है, वो सारी जानकारी भी इस पेपर में रहती है। तो काफी कुछ रहता है, काफी सारे पहलू यहाँ पर रहते हैं और इस पेपर को लिखने में के लिए इन सारी चीजों को समझना जरूरी हो जाता है। तो चलिए आपको एक एक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं और डिस्कस भी करते चलेंगे क्या कुछ रहा इस साल के पेपर में, क्या कुछ पूछा गया है, किस तरीके से आप यहां पर इसको लिख सकते हैं। जो पहला प्रश्न ही यहां पर अगर हम देखें पूछा गया है कि मूल्य को परिभाषित करते हुए मानवीय मूल्यों के विभेदक लक्षणों तथा इन मूल्यों के संवर्धन में परिवार की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन अपने आप में देखा जाए तो नैतिक मूल्यों को लेकर के टॉपिक आता है और वहां पर मूल्य जो होते हैं एक व्यक्ति के अ, अच्छे बुरे, उचित अनुचित का ज्ञान कराने से संबंधित होते हैं। और देखा जाए जो व्यक्ति होता है या हम कहें बच्चा जो होता है, सबसे पहला उसका जो पालन पोषण जो शुरू होता है, जो इन सारी चीजों का ज्ञान उसे कराया जाता है, जब छोटे से हम बड़े हो रहे होते हैं तो अपने परिवार के साथ होते हैं। परिवार हमें बताता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, कैसे आचरण आपको करना चाहिए, जैसे बड़ों के पैर छूना है, कोई आता है तो उसे कैसे ग्रीट करना है, कोई काम यहाँ पर अच्छा है या बुरा है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सारे जो पहलू हैं वो हमें कौन सिखाता है? परिवार सिखाता है।
तो यहाँ पर देखा जाए तो मूल्य को परिभाषित करना है, जो क्वेश्चन को आपके यहाँ पर जो स्टार्ट हमें कर सकते हैं, तो मूल्य की एक परिभाषा यहाँ पर आप दे सकते हैं कि आखिर मूल्य का क्या मतलब होता है। उसके बाद यहाँ पे मानवीय मूल्यों के विभेदक जो लक्षण हैं, जैसे सार्वभौमिकता क्या है, आपको मूल्य क्या होते हैं, स्थायित्व क्या है, आचरण यहाँ पर आपको नैतिक आचरण जैसे पहलू हैं, तो उन सारी चीज़ों के यहाँ पे आपको उन लक्षणों को बताना है। उसके बाद तीसरे स्तर पे फिर यहाँ पे आपको लिखाना है कि देखिए परिवार इसमें किस तरीके से हमारा उसकी भूमिका क्या होती है, वो हमें कैसे किस तरीके से चीज़ें के सिखाते हैं, किन किन लक्षणों को लेकर, तो उसे एग्जाम्पल भी आप इसमें दे सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखा जाए तो टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 पहलू यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं और आपको वैसे यहाँ पर इसको लिखना है। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि नैतिक एवं जन केंद्रित शासन के संदर्भ में चाणक्य के जीवन एवं विचारों की समकालीन प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। देखिए यहाँ पर एक टॉपिक इसी में आता है, नैतिक विचारकों को लेकर के एक चैप्टर रहता है, जिसमें यहाँ पर देशी और विदेशी दोनों तरीके के विचारकों की बातें आपसे पूछी जाती हैं, उनके विचार क्या रहे पर्टिकुलर किसी संदर्भ में। अब यहाँ पे जैसे पूछ लिया गया है कि नैतिक और जन केंद्रित शासन, दो पहलू हैं, ठीक है, नैतिक शासन और या फिर आपको देखा जन केंद्रित शासन। इसमें आपको ये बताना है कि चाणक्य के जीवन और विचारों की समकालीन प्रासंगिकता जो है वर्तमान समय में कैसे यहाँ पर जरूरी है या उसकी प्रासंगिकता कैसे बनी हुई है। तो स्टार्टिंग हम यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, नैतिक और जन केंद्रित प्रशासन में देखिए जो चाणक्य ने कहा है, एक दंड नीति की बात की है, एक राजधर्म की यहाँ पर बात की है, और साथ ही साथ यहाँ पर वर्तमान समय में प्रासंगिकता को इससे जोड़ना है, तो उनके द्वारा जो राजधर्म की बातें की गई हैं, जो उन्होंने दंड नीति के पालन की बातें की गई हैं, जो साथ ही राजा के जो कर्तव्यों की बातें की हैं, इसको आप वर्तमान समय में कैसे जोड़ेंगे कि यहाँ पर अगर कुछ गलत है तो वहां पर उसके लिए दंड विधान होने चाहिए, यहाँ पर लोगों के लिए किस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। प्रशासन ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर जो सत्ता पे बैठा हो वो अपने लिए चीजों को, जन केंद्रित होना चाहिए, यानी कि लोगों के लिए वो प्रशासनिक व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। और यहाँ पर यदि कोई लेकिन गलत करता है तो वहां पर उसके लिए दंड का विधान भी होना चाहिए। इसको आप करंट से कुछ एग्जांपल्स भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, जिसको लेकर के वर्तमान समय की जो व्यवस्था है, जो सरकार के द्वारा कानून बनाए गए हैं, कुछ नैतिक आचरणों को लेकर के जानकारी है, कुछ गलत यहाँ पर कर रहे हैं तो उसके लिए सजा के जो प्रावधान है, तो उसके बारे में आप इससे करंट से इंटरलेट करके इसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए एक और यहाँ पे अरस्तु के सद्गुण संबंधी विचारों और उनकी प्रशासनिक कार्यों में अनुप्रयुक्तता की विवेचना की गई है। सद्गुण के विचारों को लेकर के अरस्तु के जो यहाँ पे विचार अपने रखे हैं, मध्यम मार्ग की बातें करते हैं। मध्यम मार्गों को समझने के लिए यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ही जैसे एक वर्ड यूज किया जाता है कि ना बहुत ज्यादा आप उत्साहित हो जाएं, ना बहुत ही ज्यादा देखा जाए तो आप देखा जाए तो निराशा हो या फिर उदास हो, तो उसके बीच की एक साहस जैसे यहाँ पर है, जो कायरता भी आपको नहीं होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा उग्र होना चाहिए, तो साहस एक पहलू है जो मध्यम मार्ग की ऐसी ही बात करता है। इसी तरीके से ना बहुत ज्यादा कंजूस हो, ना बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची हो, इसके मध्य यहाँ पर उदार होना चाहिए। तो एक मध्यम मार्ग की बात यहाँ पे अरस्तु के द्वारा अपने सद्गुण संबंधी विचारों को में की गई है। अब उसी को यहाँ पर आपको बताना है कि प्रशासनिक कार्यों में उसकी अनुपयुक्तता क्या है। तो प्रशासनिक कार्यों में जैसे कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, लोगों के बीच हैं या लोगों के लिए यहाँ पर आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर यह भी आपको समझना है कि ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर किसी से मेलजोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर इग्नोर ही करना है। आपको सबको समान रूप से देखना है, चाहे वो किसी भी पद पर हो, किसी भी व्यक्ति के स्तर पर हो, आपको समान रूप से सभी के साथ यहाँ व्यवहार करना है, बातचीत करनी है, उसके मामलों को वहाँ पर देखना है, सुनना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर इसको नैतिक विचारों को लेकर, प्रशासनिक मूल्यों को लेकर के जन केंद्रित होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए, यहाँ अपने कार्यों के बीच कर्तव्य परायण होना चाहिए, तो उस मूल्यों को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। एक और ऐसा ही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि एक लोक सेवक के जीवन में नैतिक उत्तरदायित्व और पदेन उत्तरदायित्व के पद के यहाँ पर विवेचना कीजिए, यानी कि दो अलग अलग पहलुओं में एक विभेद करना है। अब इसमें दो चीजें आती हैं, अब इसका जो मतलब है यहाँ पर सिर्फ आपको समझाना है। लोक सेवक है एक व्यक्ति, एक लोक सेवक जिस पद पर आप बैठने जा रहे हैं, आपके सामने दो चीजें आएंगी, एक तरफ आपका नैतिक उत्तरदायित्व होगा, एक तरफ आपका पदेन उत्तरदायित्व। इसका यहाँ पर मतलब ही आपको समझाना है। देखिए नैतिक उत्तरदायित्व का मतलब हुआ कि आपको आपकी अंतरात्मा से आपको जो सही लगता है आप उसको करते हैं, और पदेन उत्तरदायित्व ये कहता है कि जो पद के जिस पद पर आप बैठे हैं उस पद के अनुरूप जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, उस कानून की प्रक्रियाओं के अंतर्गत ही आप यहां पर एक डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है,
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं, जो नैतिक प्रशासन है, जैसे किसी गरीब की मदद करना है, वो एक नैतिक उत्तरदायित्व है, जो आप स्वयं से अपनी आपकी अंतरात्मा से यहां पर आवाज आती है कि यार चलो इस व्यक्ति की मदद कर देते हैं। ठीक है, वहां पे कानून या पदेन आपके यहां पे नहीं लिखा हुआ है कि नहीं इस पद पे बैठे हो तो आपको गरीब की मदद करनी है, ऐसा कोई कानून नहीं है। ये क्या है, एक नैतिक उत्तरदायित्व है। एक नैतिक उत्तरदायित्व है कि आप यहाँ पर आपके अंतरात्मा के स्तर पे आपको गरीब की मदद करनी है, किसी ऐसे असहाय की यहाँ पर मदद करनी है, तो वो आप कर सकते हैं। पदेन उत्तरदायित्व के अंतर्गत क्या है कि आपके पद पर बैठा है कि भैया ये कि इस पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ये कार्य करने हैं, ये यहाँ पे डिसीजन लेना है, इस क्षेत्र का यहाँ पे मुआयना करना है, इसको लेकर के यहाँ पे जो फैक्ट्री इत्यादि है उसको लेकर के अनुमति देनी है, नहीं देनी है, जांच करनी है, प्रक्रिया करनी है, तो वो यहाँ पर उस पद से जुड़े हुए कार्य हो गए, वो आपको यहाँ पर देखा है तो पदेन उत्तरदायित्व के अंतर्गत। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इसको डिस्क्राइब करना है, नैतिक उत्तरदायित्वों के बारे में बताना है, पदेन उत्तरदायित्वों के बारे में बताना है, साथ ही यहाँ पर एग्जाम्पल इसको दे करके ज्यादा अच्छे से यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन यहां पे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्या पूछा जाता है कि साध्य एवं साधन संबंधी गांधीवादी मत की लोक निधि व्यवस्था के संदर्भ में वांछनीयता का आकलन सॉरी आप कैसे करेंगे, सटीक उदाहरण के साथ विवेचना कीजिए। देखिए, गांधी जी का कहना था कि साधन और साध्य दोनों ही यहां पर आपके उचित होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका साधन अच्छा है लेकिन साध्य आपके गलत हैं, या साध्य आपका यहाँ पर अच्छा है लेकिन साधन गलत है। तो कहते हैं दोनों ही जब तक उचित नहीं है तब तक यहाँ पर कोई भी परिणाम या जो भी आप प्राप्त कर रहे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर साधन और साध्य संबंधी गांधीवाद जो मत है, अब लोक नीति की व्यवस्था के संदर्भ में ये वांछनीय यहाँ पर कैसे है। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए हैं हम किसी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाते हैं, ठीक है, आपको कहना है कि हमें स्कूल बनाना है, मुझे स्कूल बनाना, स्कूल बनाने के लिए मुझे पैसा चाहिए, साधन और साध्य हो गया, ठीक है। लेकिन वो पैसा कहां से आ रहा है, एक तो होता है गवर्नमेंट फंडिंग के माध्यम से या लोगों के माध्यम से आपने फंडिंग कोई व्यवस्था की है उसके माध्यम से बनवा रहे, एक होता है आपने गलत तरीके से वो पैसा कमाया और उस पैसे को आपने लगा दिया कि मैं एक स्कूल यहाँ पे सबके लिए खुलवा, तो आपने स्कूल खुलवाया, चलिए अच्छी बात है, लेकिन जो पैसा आया वो यहाँ पे गलत माध्यम से लेकर आए हैं, जो कि उचित नहीं है। क्योंकि गांधी जी कहते हैं सॉरी क्योंकि गांधी जी का कहना है कि दोनों ही चीजें, यानी साध्य और साधन यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे लोक नीति व्यवस्था के संदर्भ में वांछनीय होने चाहिए, सही होने चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। साधन का मतलब क्या है, साध्य का मतलब क्या है, गांधी जी के मत और विचारों को इसमें उनका मत क्या है, और वर्तमान समय में लोक नीति की व्यवस्था के दृष्टिकोण से एक एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिया, तो ऐसे कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, उसमें तर्क बता सकते हैं और इस तरीके से को लिखा जा सकता है। ऐसे ही कार्यस्थल पर कार्य निष्पादन सुधारने में स्वनियमन की भूमिका और उसके घटकों को स्पष्ट कीजिए। देखिए, कार्यस्थल पर कार्य निष्पादन एक सेल्फ रेगुलेशन की बात आती है कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे कि जहां पर आप काम कर रहे हैं या जिस भी क्षेत्र में, वहां पर आपको कई सारे लोगों से मिलना जुलना होगा, एक कार्य प्रक्रिया होगी, उसका अनुपालन आपको लोगों से सुनिश्चित कराना है। तो वहां पर अब ऐसा नहीं है कि लोगों से कार्य कराना है तो आप हमेशा बहुत गुस्से में गए और लोगों को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, लोगों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं और उस तरीके से काम करा रहे हैं। या फिर ऐसा भी यहाँ पर नहीं करना है कि आप जब काम पे गए कि कोई नहीं कर रहा है तो चलो छोड़ो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर करूंगा, मैं सारा कुछ यहाँ पे करूंगा। कार्यस्थल पे कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए स्वनियमन की भूमिका यहाँ पे जरूरी है कि आप इस तरीके से इस चीज को सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि कार्य एक तो आप स्वयं यहाँ पर एक लीड क्रिएट करें, खुद को यहाँ पर प्रेजेंट करें, एक लीडर के रूप में चीज़ों को करने को लेकर एक प्रोसेस यहाँ पे क्रिएट करें, लोगों के साथ यहाँ पे कम्युनिकेशन यहाँ पर बेहतर करें, साथ ही ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को यहाँ पे प्रोत्साहित करें, वाक पर कम्युनिकेशन स्किल को यहाँ पर बेहतर करें, लोगों के साथ वाद संवाद चीज़ों को करें और लोगों को प्रोत्साहित आप अलग अलग माध्यम से कर सकते हैं कि अगर आप ये काम जो बेहतर करेगा उसको यहाँ पर ये रिवॉर्ड इत्यादि दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि कार्यस्थल पे आपको कार्य निष्पादन अगर बेहतर करना है तो यहाँ पर आप खुद एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं, स्वनियमन कुछ रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं और उसका पालन सुनिश्चित कर सकते हैं और लोगों को प्रोत्साहित करने कुछ मानक क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कहता है कि संवेगात्मक बुद्धि वह क्षमता है जिससे आपकी अपनी भावनाएं आपके लिए कार्य करती हैं, ना कि विरोध में। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे एक ओपिनियन पूछ लिया गया है कि आप एक बातें की गई हैं
एक कथन दे दिया गया है, उस ओपिनियन में से आप सहमत हैं या नहीं है, ये आपको वहां पे जस्टिफाई करना है, ठीक है। अब इसमें इमोशनल इंटेलिजेंसी की बात की गई है। संवेगात्मक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंटी बेसिकली किसी भी मुद्दे के भावनात्मक पहलुओं को समझते हुए सहित निर्णय यहाँ पर आपको लेना है। भावनाओं में बह करके निर्णय नहीं लेना है, बल्कि उन भावनाओं को, संवेगात्मक बुद्धि का मतलब हुआ कि आपको उन भावनाओं को समझते हुए, उस माहौल को समझते हुए, उन प्रक्रिया और निर्णयों को समझते हुए यहाँ पर एक उचित निर्णय लेना है। इस निर्णय में यहाँ पर यह भी सुनिश्चित करना है कि चीज़ों की प्रभाव परिणाम क्या होंगे। साथ ही यहाँ पर यह भी समझना है कि जो रूल्स रेगुलेशन उसके अनुरूप यहाँ पर आपको डिसीजन लेते हैं, जो यानी कि जो मानक यहाँ पर हैं, ईमानदारी होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, कर्तव्यपरायण के जैसे पहलू हैं, मनोभावों के इत्यादि को भी यहाँ पर आपको समझना है। लोक सेवक के यहाँ पे जैसे नैतिक मूल्यों और विचारों को भी यहाँ पर आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखा है तो एग्जाम्पल्स भी आप इसमें दे सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी घटना को लेकर के कि यहाँ पर हम कैसे किस तरीके से इसमें क्या डिसीजन ले सकते हैं, जिससे संवेगात्मक बुद्धि यानी कि यहाँ पर आप इमोशनल इंटेलिजेंस के पक्ष को मजबूत कैसे कर रहे हैं, या इससे आप सहमत होते हुए भी इसका प्रयोग कैसे करना है, उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देनी है। एक और क्वेश्चन है, एक सार्वजनिक सूचना अभियान में लोक सेवकों के द्वारा सामाजिक प्रभाव और अनुनय का नैतिक रूप से प्रयोग कैसे किया जा सकता है, व्याख्या कीजिए। देखिए, सार्वजनिक सूचना अभियान का मतलब है लोगों को किसी कार्य के प्रति यहाँ पे जागरूक करना। अब इसको लेकर के सामाजिक प्रभाव कैसे यहाँ पर सुनिश्चित कर सकते हैं, तो कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि स्वच्छता अभियान जैसे पहलू हैं। स्वच्छता अभियान में हर एक व्यक्ति यहाँ पर जुड़ रहा है, इस भावना से लोगों को जागृत किया जा सकता है कि भाई वो भी कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। प्लास्टिक जैसे चीज़ों के प्रयोग पर बैन लग रहा है, तो उसको आप कैसे प्रोत्साहित, सामाजिक पहलुओं को इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि सरकार एक रूल से रेगुलेशन बना सकती है, लेकिन लोगों को जोड़ने का काम यहाँ पर आप कुछ इनिशिएटिव्स के माध्यम से किया है। लोगों को प्रोत्साहित कैसे आप करें, सोशल मीडिया इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक को बैन करना है, पर्यावरण संरक्षण को लेकर जैसे एक पेड़ माह के नाम जैसे पहलू हैं, वहाँ पे लोगों को पौधरोपण, वृक्षारोपण को प्रोत्साहित इसमें किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देकर के आप इसमें ज़रूर बताएं कि सार्वजनिक सूचना अभियान जो है किस तरीके से लोगों के साथ जुड़ करके लोक सेवकों के द्वारा एक सामाजिक प्रभाव क्रिएट किया जा सकता है, और उसके साथ अन्य यानी कि यहाँ पर उसको पालन उसका कैसे सुनिश्चित यहाँ पर किया जा सकता है। और एक कैंपेन, सोशल कैंपेन्स के माध्यम से लोगों को, अब चाहे वो सेलिब्रिटीज़ के माध्यम से हो, चाहे वो नैतिक स्तर पे हो, चाहे ग्राम स्तर पे प्रचारण के माध्यम से हो, अलग अलग जगहों पे आप इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं उसको यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसमें क्या कहता है, साइबर अपराधों में सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग और भूमिका के संदर्भ में सामाजिक कौशल की भूमिका की विवेचना कीजिए। देखिए, वर्तमान समय में सोशल मीडिया एक ऐसा मंच बन गया है जहां आप अपने विचारों को खुल करके रखते हैं, अपने जीवन के हर एक पहलू को कह सकते हैं पोस्ट कर देते हैं, वीडियोस के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से। लेकिन उसी का प्रयोग आज देखा है तो कई तरीके का अपराधों को भी बढ़ावा दे रहा है। एआई और अन्य तरीके के डेटाबेस का प्रयोग करके लोग आपकी इमेजेस को मॉर्फ कर दे रहे हैं, गलत तरह की वीडियो बना ले रहे हैं, या फिर यहाँ पे सोशल डिजिटल आपको देखा अरेस्ट कर जैसे प्रक्रियाएं भी हो रही हैं। फ्रॉड की यहाँ पे देखा जाए तो फाइनेंशियल फ्रॉड की यहाँ पे घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, साइबर अपराधों में सोशल मीडिया का लगातार देखा जाए प्रयोग बढ़ा है। अब इसको आप कैसे सामाजिक कौशल की भूमिका इसमें कैसे सुनिश्चित करें कि लोगों को आप कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करें, वाद संवाद बढ़ाएं, जो भी जानकारी है कि साइबर अटैक इत्यादि से कैसे बचना है, और किस तरीके के यहाँ पे न्यूज़ या किस तरीके के चीज़ें जो स्कैम्स होते हैं उसको आप कैसे लोगों को प्रचारित कर सकते हैं। सोशल मीडिया का प्रयोग इसके लिए भी आप पॉजिटिव तौर पे यहाँ पे किया जा सकता है, सोशल कैंपेन इत्यादि आप चला सकते हैं। तो वो एग्जाम्पल्स भी आप इसमें दे सकते हैं। तो नेगेटिव पहलू, पॉजिटिव पहलू दोनों यहाँ पर आपको दिखाने हैं, और एक लोक सेवक के दृष्टिकोण से आप इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके एग्जाम्पल होंगे। एक और क्वेश्चन नंबर 10वां क्या पूछता है, प्रशासन में प्रेरित अनुपालन की व्यवहारिक उपयोगिता की विवेचना कीजिए। देखिए, प्रेरित जो यहाँ पे अनुपालन की बात की गई है, प्रेरणा आधारित किसी चीज को सुनिश्चित करने का काम, ठीक है। तो इसमें भी हम जैसे कि होता क्या है, जैसे हर साल देखा जाए तो योग दिवस होता है, ठीक है। योग दिवस पे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक इनिशिएटिव किया जाता है कि सभी लोग योग करें, और वो खुद यहाँ पर उसमें शामिल होते हैं, और कई सारे लोगों को, विद्यालयों को, अनुष्ठानों को, प्रतिष्ठानों को इसमें शामिल करते हैं, और वो एक एग्जाम्पल्स क्रिएट करते हैं।
इससे क्या होता है, जो लोग उन्हें देखते हैं, जो उनसे लोग प्रेरित होते हैं, तो वो भी कहते हैं कि यार मुझे भी करना है, ये व्यक्ति कर रहा है, इतने सारे लोग कर रहे हैं, बुजुर्ग कर रहा है, बच्चा कर रहा है, तो मैं भी क्यों नहीं करूंगा। तो एक तरीके से ये प्रेरित अनुपालन का काम करता है, यानी कि आप एक कार्य करना चाहो जो कि अच्छा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति उसे कर रहे हैं, उससे आप प्रेरित होते हैं और उस चीज को आप खुद करना चाहते हैं। तो ये एक प्रेरित अनुपालन का व्यवहारिक उपयोग है। और ऐसे ही एग्जाम्पल्स के माध्यम से प्रशासन की इसमें कैसे भूमिका होती है, प्रचार प्रसार आप कैसे कर सकते हैं, लोगों को ऐसे कैंपेन से जोड़ सकते हैं, पहले से इनिशिएटिव कर सकते हैं। और एक ही एग्जाम्पल नहीं है, आप इसके कई एग्जाम्पल इसमें आप डाल सकते हैं, उसमें लोगों की जोड़ने की प्रक्रिया, प्रशासन की भूमिका इसमें आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें नैतिक प्रशासन और सुशासन के बीच स्पष्ट भेद कीजिए, इसमें कौन सा अधिक यहाँ पे आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमने पहले भी डिस्कस किया, देखिए नैतिक प्रशासन जो है नैतिक मूल्यों पर आधारित प्रशासन की बात करता है, और सुशासन जो है गुड गवर्नेंस की बात करता है। गुड गवर्नेंस को लेकर के अपनी कुछ प्रक्रियाएं हैं, रूल्स है, रेगुलेशंस है कि ये ऐसा ऐसा यहाँ पर होना चाहिए, सत्यनिष्ठा है, कर्तव्यपरायणता है, ईमानदारी से आप उसको यहाँ पर करते हैं। नैतिक मूल्य विचारों के जो होते हैं, स्वनियमन की भी एक भावना होती है जो अंतरात्मा के स्रोत से आता है कि अच्छा है या नहीं है। अब कई बार यहाँ पर देखा जाए तो नैतिक मूल्यों के बिना क्या सुशासन संभव है, तो देखा जाए तो नैतिक शासन और सुशासन, प्रशासन और सुशासन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। लेकिन सुशासन भी देखा जाए तो बिना नैतिक प्रशासन के यहाँ पर संभव नहीं है। इस तरीके से उत्तर को यहाँ पर लिखना है, तो नैतिक प्रशासन क्या है वो बताइए, सुशासन क्या है उसका मतलब बताइए, फिर दोनों इंटररिलेट यहाँ पर कैसे हैं उसको बताइए, और फिर लास्ट में यहाँ पर इसको इंक्लूड करिए कि नैतिक प्रशासन और सुशासन एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन नैतिक प्रशासन के बिना सुशासन यहाँ पे बेहतर ढंग से काम नहीं करेगा, परिणाम नहीं मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, डिजिटल शासन और बिग डेटा के युग में सार्वजनिक अधिकारी एल्गोरिदम और स्वचालित निर्णय प्रणाली पर अत्यधिक निर्भर हो जा रहे हैं। एल्गोरिदम पक्षपात, अस्पष्टता, जवाबदेही के अभाव से जुड़ी हुई नैतिक जोखिमों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा लोक प्रशासन में ऐसी प्रौद्योगिकी के उत्तरदायी उपयोग के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सुझाइए। तो डिजिटल शासन और बिग डेटा का प्रयोग तो वर्तमान समय में किस तेजी से फैल रहा है, उससे हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। इससे बेसिकली यहाँ पर आपको फायदा हुआ है, कार्य प्रक्रियाओं में तेजी आई है, गुड गवर्नेंस की प्रक्रिया, ई गवर्नेंस की प्रक्रिया में काफी फायदा हुआ है, तेजी से यहाँ पर इसे इंटरलेट हुआ है। बिग डेटा, एआई के उपयोग, चाहे यूपीआई है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी सुविधाएं हैं, तो वहां पर आप इसका पॉजिटिव पहलू पहले दिखाइए सारी चीजों को लेकर के, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो पहलू है कि एल्गोरिदम पक्षपात, अस्पष्टता और जवाबदेही के अभाव में जुड़ी नैतिक जोखिमों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो आपको ये भी दिखाना है, फिर नेगेटिव पहलू दिखाने हैं कि जैसे कि एल्गोरिदम या डेटाबेस, कोई भी डेटा मान लीजिए किसी भी मुद्दे को देखना है, तो लोगों के साथ एक पक्षपात हो सकता है, पूर्वाग्रह इसमें आ सकते हैं। कैसे हो सकता है, जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति को लोन लेना है, ठीक है, लोन लेने के लिए बैंक के पास जाएगा, वो व्यक्ति हो सकता है पहले भी लोन लिया उसने और वो सही समय पे चुका ना पा रहा हो या लेट लतीफी उसने चुकाई हो, तो वहां पे जो डेटा आपके पास होगा तो ये कहेगा कि यार ये व्यक्ति शायद लोन ना चुका पाए, इसे आगे का लोन नहीं दे सकते। लेकिन साथ ही ये भी डेटा आपको दिखा है तो पूर्वाग्रह आधारित हो गया कि एक व्यक्ति को लोन नहीं देंगे, लेकिन सरकार भी यहाँ पर कहती है कि देखिए यहाँ पे सभी को मदद करनी है, लोन देना है, लोगों को आगे बढ़ने के यहाँ पर अवसर उपलब्ध होने चाहिए। आप अगर पूंजीपतियों और अपतियों को दे रहे हैं तो यहाँ पे सामान्य व्यक्तियों को नहीं दे, तो ये चीजें रहती हैं। तो एक यहाँ पर डेटा जो होता है वो पक्षपात कर सकता है या पूर्वाग्रह आधारित यहाँ पर निर्णय हो सकता है, भेदभाव इस तरह की चीजें क्रिएट कर सकता है और इससे निर्णय लेने में एक अस्पष्टता सी आ सकती है। तो सॉरी, अब ऐसी स्थिति में लोक प्रशासन में ऐसी प्रौद्योगिकी के उत्तरदायी उपयोग को आप मार्गदर्शन सिद्धांत बताइए कि देखिए आपको यह सुनिश्चित करना है कि हम डेटा का उपयोग बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हैं, सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं। एक यहाँ पर आपको देखा है तो डेटा का प्रयोग भी करना है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर नैतिक और प्रशासनिक आधार पर डिसीजन को यहाँ पर डाइल्यूट भी करना है, समझना भी है, उसके वर्तमान के घटनाक्रमों को और चीजों को भी यहाँ पर समझना है, उस आधार पर यहाँ पर डिसीजन लेना है, यानी कि दोनों का सामंजस्य बिठाना। एक तरफ आपको टेक्नोलॉजी का और दूसरी तरफ प्रशासन और नैतिक और मूल्यों को भी समावेशित करते हुए हम यहाँ पर इसको बेहतर बना सकते हैं और इसकी कमियों को दूर किया जा सकता है। ऐसा ही क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 13, नैतिक निर्णय लेने के महत्वपूर्ण कारकों की व्याख्या कीजिए। यदि नैतिक निर्णय प्रशासनिक निर्णय के विरुद्ध हो
तो आप दोनों में समन्वय किस प्रकार स्थापित करेंगे, उदाहरण दीजिए। तो फिर से यहाँ पे नैतिक निर्णय क्या है, उनके कारक आपको बताने हैं, ठीक है। अब नैतिक निर्णय के साथ साथ यहाँ पे प्रशासनिक निर्णयों की बात आ गई। तो देखिए नैतिक निर्णय, प्रशासनिक निर्णय, जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस किया कि नैतिकता एक व्यक्तिपरक भी हो सकती है, मूल्यों पर आधारित हो सकती है, और व्यक्ति के नैतिक और प्रशासनिक मूल्य अलग भी हो सकते हैं। इस आधार पे कई बार डिसीजन मेकिंग में आपको समस्याएं भी आ सकती हैं। लेकिन वहीं पर आपको जब भी डिसीजन लेना हो या नैतिक और प्रशासनिक मुद्दा में आपको समस्याएं आ रही हों, तो डिसीजन हमें ऐसा लेना चाहिए कि कानून के दायरे में रहते हुए नैतिक आधार पर किस तरीके के हमें चीजें हैं उस पर आधारित होना चाहिए। साथ ही लोगों के भलाई के दृष्टिकोण से होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि कोई बाधा भी आती है या फिर यहाँ पर देखा जाए कि समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, जो नैतिक रूप से देखा जाए तो नहीं सही है, लेकिन प्रशासनिक बंधनों के कारण आप डिसीजन लेने में सहमत नहीं हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं वो भी बताइए। जैसे कि आप अपने जो ऊपर के अधिकारी हैं उनके साथ आप उसे कंसल्ट कर सकते हैं, चीज़ों को लिखित स्तर पर डिसीजन करें, सारी घटनाओं को यहाँ पे समावेशन करें, और उसके बावजूद अगर फिर भी यहाँ पर दबाव आता है कि नहीं गलत है लेकिन फिर भी आपको वही करना है, तो आप विसल ब्लोइंग का भी यहाँ पर आप कम कर सकते हैं, विसल ब्लोअर का भी काम यहाँ पर किया जा सकता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14, क्या सूचना का अधिकार अधिनियम सुशासन के लिए नैतिक आधार हो सकता है? यदि हाँ, तो यह व्यक्तिगत निजता के संरक्षण को लेकर कोई नैतिक द्वंद्व पैदा करता है, इसका मूल्यांकन कीजिए। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम हमें सभी तरीके की जानकारियों को लेकर के है, आरटीआई एक्ट है, उसके बारे में आपको एक जानकारी देनी है। फिर यहाँ पे सुशासन के लिए नैतिक आधार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसके माध्यम से देखा जाए तो सही गलत क्या है, कहाँ क्या चल रहा है, किस तरह के घटनाक्रम यहाँ पर है, उसके बारे में आपको एक जानकारी मिलती है। लेकिन उसके साथ साथ देखा जाए तो यह व्यक्तिगत निजता के संरक्षण को लेकर के नैतिक द्वंद्व पैदा करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी जो है वो हासिल करने के लिए या पद को लेकर के या प्रशासन को लेकर के या जानकारियों को लेकर के आप यहाँ पे साझा करते हैं। लेकिन यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी का भी मैटर है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ कुछ पहलुओं को लेकर के यहाँ पर युक्त प्रतिबंध भी हैं। आरटीआई भी हर तरीके की जानकारी नहीं साझा करता है, और राइट टू प्राइवेसी वाला भी यहाँ पर मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो उसको यहाँ पर आप लिखिए कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो इस तरीके का सामंजस्य बिठा करके यहाँ पर इस पर काम करना होता है। इसके बाद आता है, क्या केवल आचरण संहिता का पालन नैतिक शासन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है, या नैतिक प्रशासन के लिए संहिताबद्ध नियमों से परे मूल्यों की आवश्यकता होती है? समालोचनात्मक व्याख्यान कीजिए। तो आचरण संहिता का पालन नैतिक शासन को सुनिश्चित करने के लिए होता है। तो आचरण संहिता क्या है, ये नैतिक पालन से कैसे यहाँ पर रिलेट करती है, वो यहाँ पर आपको जानकारी देनी है। फिर नैतिक प्रशासन के लिए संहिताबद्ध नियमों से परे मूल्यों की आवश्यकता कैसे होती है, तो मूल्य क्या है, नैतिक प्रशासन के दृष्टिकोण से इनका प्रयोग कैसे होता है, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देनी है। फिर इसके बाद समाज के कमजोर वर्गों में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए लोक सेवकों में सहनशीलता और सहानुभूति का अनिवार्य गुण क्यों जरूरी है, उपयुक्त तर्कों सहित यहाँ पर व्याख्या कीजिए। देखिए कमजोर वर्गों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के समस्या रहती है, तो आप उनके साथ किस तरीके से व्यवहार करें, ये एक पहलू है। अब व्यक्ति कमजोर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के यानी कि बहुत जल्दी भावुक हो सकता है, डिसीजन लेने में यहाँ पे कमजोर हो सकता है, चीज़ों को सही तरीके से बता ना पाता हो, आपराधिक जैसे घटनाओं में यहाँ पर कई बार लोग चीज़ों को प्रशासन के साथ यहाँ पे जुड़ने से भी डरते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। तो उस दृष्टिकोण से प्रशासन का क्या रोल होना चाहिए, किस तरीके से आप उन्हें हैंडल करें, तो दो चीज़ आती है, सहनशीलता और सहानुभूति। सहनशीलता यानी उनके साथ थोड़ा सा आप टाइम लें, बैठे उनके साथ बातचीत करें, धीरे धीरे, बहुत जल्दी कोशिश ना करें कि यार जल्दी बताओ क्या कर रहे हो, टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं। सहानुभूति रखें, क्योंकि उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ या कुछ यहाँ पे समस्या हुई है, तो वो यहाँ पर जब तक आप उनसे इमोशनली यहाँ पर अटैच नहीं होंगे तो वो सारी चीज़ों को शेयर नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का समावेश रखना, सहानुभूति भी रखनी है, और साथ ही यहाँ पर सहनशील रहना है, धीरे धीरे वहाँ पर कनेक्टिविटी बतानी है, चीज़ों को थोड़ा सा ईजी गोइंग करना है, तो वहाँ पर आप अपनी भी घटनाएं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, और उसके साथ यहाँ पे कम्युनिकेशन इस तरीके का रखें कि आप उनकी मदद करने वाले हैं, जो भी होगा खुलकर उन्हें बता सकते हैं। विश्वास बहाली के काम यहाँ पर आप काम कर सकते हैं, ईमानदारी यहाँ पर काम करेंगे, जो भी होगा यहाँ पर कानून के पालन को सुनिश्चित करने का काम किया। तो इस तरीके से यहाँ पर उन विचारों को भी यहाँ पर रखें, और इस तरीके से यहाँ पर आप उसको इस उत्तर को यहाँ पर लिख सकते हैं। सामाजिक प्रभाव और समझाना बुझाना स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए किस प्रकार योगदान कर सकता है, अपना वस्तुनिष्ठ सुझाव यहाँ पे देना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि और हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। देखिए
स्वच्छ भारत अभियान सरकार के द्वारा चलाया गया एक इनिशिएटिव जरूर था, लेकिन इसकी सफलता सुनिश्चित सामाजिक लोगों के यानी कि लोगों के शामिल होने से थी। ठीक है, अपने आसपास की चीजों को स्वच्छ रखना एक सामाजिक, कम्युनिटी और व्यक्तिगत तीनों ही स्तर पर इसका काम रोल था। तो यहाँ पर आपको इसी को सुनिश्चित करना है कि सामाजिक प्रभाव इसमें कैसे काम कर सकता है। एक सोशल देखा जाए तो मीडिया का प्रयोग, सोशल इन्फ्लुएंस हो सकता है, सेलिब्रिटीज़ का यहाँ पर काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है जिनके प्रभाव में आकर के लोग अच्छा मैं इनको बहुत मानता हूँ या ये मेरे आइडल हैं और ये ऐसा कह रहे हैं तो इसलिए चलो मैं भी करता हूँ, तो उसका भी एक प्रभाव होता है। इसके अलावा देखा जाए तो आसपास यहाँ पे जो कम्युनिटी होती है, छोटी छोटी परिषदें होती हैं, बिल्डिंग सोसाइटीज़ होती हैं, उनको साथ मिला करके यहाँ पर आप इनिशिएटिव कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान में सफलता को लेकर के आप इस तरीके के चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें सोशल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं, मॉडल्स को प्रयोग कर सकते, रोल मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही प्रशासन और पब्लिक यहाँ पर मिल करके ऐसे अभियानों में शामिल होकर के इसे कर सकती है। और अपने आप के कुछ और आपके पर्सनल आपको लगता है कि कुछ और सुझाव हो सकते हैं तो भी आप इसमें लिख सकते हैं। अगला देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया जो कि यहाँ पे केस स्टडी के तौर पे है। जीवन, कार्य यानी व्यक्तियों तथा समाज के प्रति हमारी अभिवृत्तियां सामान्यतः लेकिन अचेतन रूप से परिवार एवं उसके सामाजिक परिवेश के द्वारा निर्मित हो जाती हैं, जिससे हम बड़े होते हैं। अचेतन रूप से अर्जित कुछ अभिवृत्तियां एवं मूल्य प्रायः आधुनिक लोकतांत्रिक एवं समतावादी समाज के नागरिकों के लिए अवांछनीय होते हैं। अब इसमें दो चीजें उन्होंने पूछी हैं। ये आपको एक उन्होंने एक सवाल रख दिया है या एक यहाँ पे कहानी कह दो आप बता दी है। अब उससे रिलेटेड दो चीजें उन्होंने पूछी जिसका आंसर आपको करना है। पहला, आज के शिक्षित भारतीयों में विद्यमान ऐसे अवांछनीय मूल्यों की विवेचना करनी है। दूसरा, ऐसे अवांछनीय वृत्तियों को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है तथा लोक सेवकों हेतु आवश्यक समझे जाने वाले सामाजिक नैतिक मूल्यों को आकांक्षी एवं कार्यरत लोक सेवकों में किस प्रकार संवर्धित किया जा सकता है, इसकी विवेचना करना है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से शिक्षित भारतीयों में ऐसे विद्यमान अवांछनीय मूल्य हैं जो कि यहाँ पर हम देखें अचेतन रूप से आपकी वृत्तियों आधुनिक लोकतांत्रिक समतावादी समाज के नागरिकों के लिए अवांछनीय हो जाते हैं, तो उनको वहाँ पे जानकारी देखनी है। परिवार के साथ रहते हुए स्कूल में देखा जाए तो हम काफ़ी सारी चीज़ें समाज के दृष्टिकोण से किस तरीके से उसका अनुपालन करना है, किस तरीके से यहाँ पे जानकारी होती है। नैतिक मूल्यों का जो विकास होता है, सामाजिक मूल्यों का विकास होता है इसमें, साथ ही यहाँ पे राष्ट्रपरक यहाँ पर मूल्यों का भी विकास आपको होता है। तो इन चीज़ों की यहाँ पे जानकारी देनी है। ठीक है, जो हम देखा जाए चाहे कहीं कितने भी बड़े हो जाएं, वो हमारे साथ यहाँ पर जीवन पर्यंत रह जाती है। ठीक है, चाहे वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, नैतिक मूल्य कई सारे रह जाते हैं, सामाजिक पहलू रह जाते हैं, व्यक्तिगत यहाँ पर पसंद नापसंद की चीज़ें रह जाती हैं, सोसाइटी के प्रति यहाँ पर जिम्मेदारियों को लेकर के भी रहता है, जो हमें बड़े होने के साथ ही यहाँ पर रह भी जाती है और कई सारी चीज़ें हमारे बदल जाती हैं। लेकिन कई सारे ऐसे भी पहलू होते हैं जैसे कि आपको कि प्रशासन के स्तर पे जाने के बाद आप वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं। आपको सारे जो डिसीजन लेने हैं वो कानून के दायरे में रहकर लेने हैं। जो नैतिक मूल्य हैं उनको भी यहाँ पर लेकर के आपको देखा है तो समझना बूझना है कि क्या करना है क्या नहीं। कुछ प्रोटोकॉल्स भी हैं, कुछ यहाँ पे वृत्तियाँ भी हैं, उनको यहाँ पर पालन करना है। तो उनको यहाँ पर इस तरीके से इसको यहाँ पर लिखना है। एक तो नॉर्मल पीपल्स के दृष्टिकोण से हमें क्या है वो लिखना है। दूसरा जो इसका प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे आंसर आपको करना है वो प्रशासनिक मूल्यों के दृष्टिकोण से करना है। तो दोनों का एक समावेश करके आप इस उत्तर को यहाँ पर लिखें, जिसमें सामाजिक मूल्य और नैतिक मूल्यों का समावेश, प्रशासन में उसका रोल, प्रशासनिक अधिकारी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके पद के उत्तरदायित्वों का संभालन करते हुए आप उसका पालन कैसे सुनिश्चित करते हैं। एक और है, भारत में कॉर्पोरेट शासन के संदर्भ में नैतिक ईमानदारी और पेशेवर दक्षता से आप क्या समझते हैं। कुछ उदाहरण देकर के आपको इसको समझाना है। अब कॉर्पोरेट शासन देखा जाए तो कई सारे पहलू इसमें आते हैं। सरकार ने कुछ यहाँ पर आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी हुई हैं। पेशेवर दक्षता, नैतिक ईमानदारी, इस पहलू को अगर हम देखें तो गुणवत्ता और अपने देखिए प्राइवेट सेक्टर की एक खास बात क्या होती है, प्राइवेट सेक्टर अपने कार्यों को बहुत बेहतर ढंग से करते हैं, उसमें वो किसी तरीके का समझौता नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स आप टाटा को ले सकते हैं। टाटा भारत का भरोसेमंद एक ब्रांड है। उनके द्वारा चाहे बनाई गई आप गाड़ी को देख लो, नमक ले लो या कोई भी उत्पाद इत्यादि ले लो, जिसके साथ हमें एक भरोसा जुड़ा रहता है कि हाँ यार टाटा का है तो ये क्वालिटी के मामले में यहाँ पर अच्छा ही होगा। और इसके पीछे रीज़न भी ये है क्योंकि टाटा जैसा प्रोडक्ट जो है वो अपने प्रोडक्ट को लेकर के किसी तरीके का नैतिक स्तर पर और प्रोडक्ट के लेवल पर यहाँ पर कोई भी समझौता नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी को इसमें बताना है। तो देखिए जो कॉर्पोरेट शासन है वो गलत भी कर सकता है।
गलत उत्पाद भी बनाया जाए, जो कि कई बार यहाँ पर हम देखते हैं कई सारे कंपनियां ऐसा करती भी हैं कि वो या तो जो मिलावट करती हैं, जिसके कारण यहाँ पे खराब प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, लोगों को उससे परेशानियां भी होती हैं, तो वो भी एक समस्या है। लेकिन कॉर्पोरेट शासन के आपके पहलू को आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर लिख सकते हैं। नैतिक ईमानदारी और पेशेवर दक्षता दोनों का किस तरीके से ख्याल रखा जाता है, और इसमें टाटा का एग्जाम्पल आपको सबसे बेहतर हो सकता है। इसके बाद एक यहाँ पे केस स्टडी दी गई है, जिसमें आप एक जिले में उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर कार्यरत हैं। एक दिन सुबह आपके 11 बजे 11 वर्ष के बेटे के स्कूल में से फोन आता है, आपको प्रिंसिपल से मिलने आना है। आप स्कूल गए और आपने अपने बेटे को प्रिंसिपल के कार्यालय में देखा। प्रिंसिपल ने आपको सूचित किया कि जिस समय कक्षाएं चल रही थीं, उस समय आपका बेटा निरुद्देश्य मैदान में घूमता पाया गया था। कक्षा शिक्षक आपको सूचित करते हैं कि आपका बेटा इधर अकेला पड़ गया है और कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है। वह हाल ही में आयोजित फुटबॉल ट्रायल में भी अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ रहा है। आप अपने बेटे को स्कूल से ले जाते हैं और शाम अपनी पत्नी के साथ बेटे के परिवर्तित व्यवहार के कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। बार बार मनाने के बाद आपके बेटे ने साझा किया कि कुछ बच्चे कक्षा में और छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में उसे बौना, मूर्ख, मेढक कहकर मजाक उड़ाते हैं। वह आपको कुछ बच्चों के नाम बताता है जो मुख्य दोषी हैं, लेकिन आपसे मामले को शांत रहने देने का अनुरोध करता है। कुछ दिनों बाद एक खेल आयोजन के समय जहां आप, आपकी पत्नी, आपके बेटे को खेलते हुए देखने गए थे, आपने के सहकर्मी का बेटा आपको वीडियो दिखाता है जिसमें छात्रों ने आपके बेटे पर व्यंग्य चित्र बनाया है। इसके अतिरिक्त वह उन दोषी बच्चों की ओर इशारा करता है जो स्टैंड में बैठे हुए हैं। आप जानबूझकर अपने बेटे के साथ उसके पास गुजरते हैं और घर लौट आते हैं। अगले दिन सोशल मीडिया पर आपको आपके बेटे को और यहां तक कि आपकी पत्नी को भी बदनाम करने वाले वीडियो मिलते हैं, जिससे कहा गया कि आप खेल के मैदान पर बच्चों को शारीरिक रूप से परेशान करने में लगे हुए हैं। वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो गया। आपके मित्रों सहकर्मियों ने पूरा विवरण जानने के लिए आपको फोन करना शुरू किया और आपके एक जूनियर ने आपको एक जवाबी वीडियो बनाने की सलाह दी, जिससे पृष्ठभूमि दी जाए और बताया जाए कि मैदान में कुछ भी नहीं हुआ है। बदले में आपने एक वीडियो पोस्ट किया जिससे आपके खेल आयोजन के परेशानी के उत्तरदायी थे। आपने भी यह बताया कि मैदान में वास्तव में क्या हुआ था और सोशल मीडिया दुरुपयोग के प्रतिकूल प्रभावों को सामने लाने का प्रयास किया। ये एक पूरा एक मामला है। अब इसमें यहाँ पे दो सवाल आते हैं। पहला, उपर्युक्त के स्टडी को आधार बनाकर सोशल मीडिया के उपयोग में शामिल नैतिक प्रश्नों की विवेचना करनी है। दूसरा, अपने परिवार के विरुद्ध झूठे प्रचार का सामना करने के लिए तथ्यों को सामने रखने के आपके प्रयास में सोशल मीडिया का उपयोग करने के लाभ और हानियों की विवेचना कीजिए। दो पहलू हैं इस प्रश्न में। ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऐसा है। इसको लिखने के लिए दोनों पहलुओं को जो प्रश्न यहां पर पूछता है उसी के अनुरूप यहां पर आपको लिखना है। पहला तो केस स्टडी जो पूछता है सवाल की सोशल मीडिया के उपयोग में शामिल नैतिक प्रश्नों की आपको विवेचना करनी है। देखिए, सोशल मीडिया आजकल बहुत तेजी से पूरे मामले को समझे बिना कई बार क्या होता है वो रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो एक नेगेटिव पहलू उसका अपना है सोशल मीडिया का। पॉजिटिव पहलू भी है कि चीजों को सपोर्ट भी आपको बहुत जल्दी मिलता है अगर आप सही काम करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन इस दृष्टिकोण में कई बार क्या होता है कि आपका बच्चा है जो छोटा है अभी, ठीक है, सोशल मीडिया पे कई बार उसके विरुद्ध इस तरीके की बातें आ सकती हैं कि वो बहुत लंबे समय तक डिप्रेस्ड हो सकता है। आपको इसका भी ख्याल रखना है। यह भी समझना है क्योंकि आप एक कार्यरत प्रशासन में हैं जिस पर आप पर भी प्रशासनिक स्तर पे ऊपर यहाँ पर दबाव आ सकता है, वो भी यहाँ पर आपको समझना है। और साथ ही साथ ये भी आपको देखना है क्योंकि आप अपने बच्चे के पिता हैं, तो वहां पर आपको अपने बच्चे की यहाँ पे सुरक्षा भी करनी है, उसके विरुद्ध हो रहे गलत कार्यों को भी यहाँ पर रेखांकित करना है और आपके विरुद्ध यहाँ पे जो गलत बातें आई हैं उसको भी आप निरुत्तर भी करना है। तो ये सारे पहलू हैं, 3 से 4 अलग अलग क्राइटेरिया हैं। अब इसको करने के लिए यहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से सोशल मीडिया का प्रयोग जहां पर आप अपनी बातों को रखते हैं, एक तो ये हो सकता है कि अपनी बातों को सोशल मीडिया पर रख दें जैसा इन्होंने कहा है। साथ ही साथ यहाँ पर स्कूल और प्रशासन के साथ मिल करके सबसे पहले मामले को समझा जाए, क्या हुआ है, उस पूरी घटना को स्कूल के प्रशासन के साथ साझा किया जाए और स्कूल के प्रशासन के साथ मिलकर के यहाँ पर उस पर एक बाकायदा वीडियो बने जिसमें सभी पहलुओं को, लोगों को शामिल करके चीजों को इंगित किया जाए। एक तो ये पहलू हो सकता है। एक, आप स्वयं के स्तर पर वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं और अपनी यहाँ पे जानकारी को साझा कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, सिर्फ आपके द्वारा एक सफाई के रूप में उसे मान लिया जाता है और उसके बाद और भी ज्यादा रिस्पॉन्स आ सकता है और भी ज्यादा लोग यहाँ पे निगेटिव कमेंट कर सकते हैं कि आप सफाई दे रहे हो ऐसा कुछ, और उसके बाद आपके बच्चे को भी टारगेट किया जा सकता है।
तो वो भी एक नेगेटिव पहलू होता है उस, या फिर इस मामले को वैसे ही छोड़ दिया जाए, कोई सोशल मीडिया ना बनाया जाए ताकि मामले को और हवा ना मिले। कई बार ऐसा भी देखा गया है सोशल मीडिया पर कि किसी नेगेटिव पहलू को पर आप बात करेंगे तो और ज़्यादा फैलता है, लेकिन उस पहलू को आप बात करना बंद कर दें तो कुछ टाइम के बाद चीज़ें शांत हो जाती हैं। एक पहलू ये भी हो सकता है। और तीसरा जो पहलू मैंने कहा कि आप इसको स्कूल प्रशासन के साथ मिल करके जो बच्चे यहाँ पे दोषी हैं, जो सारी घटनाक्रम है उसको समक्ष रखें और स्कूल प्रशासन के साथ में लेकर के इन चीज़ों को सबके सामने लेकर आएं। तो सही तरीके से मामले को रखें ताकि यहाँ पे दोषी को भी मामले की पूरी जानकारी सभी तक पहुंचे, सोशल मीडिया का एक बेहतर उपयोग हो सके, चीज़ों को बच्चे के साथ जो गलत हो रहा है उसकी भी सही जानकारी हो, बुलिंग जैसी यहाँ पे जो घटनाएं हैं स्कूल में उसको भी यहाँ पर सबके समक्ष लाया जा सके, इस मामलों पर उचित कार्रवाई किया हो सकती है प्रशासन के स्तर पे, स्कूल प्रशासन के स्तर पे क्या क्या निर्णय लिए जा सकते हैं उसकी यहाँ पर पूरी प्रक्रियागत चीजें हो सकती है। इस तरीके से यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ये सारे पहलू हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक तो केस स्टडी को आधार बनाकर सोशल मीडिया के उपयोग की जानकारी, नैतिक पहलू के बारे में बताना है, और दूसरे में यहाँ पर देखा जाए तो झूठे प्रचार तथ्य को किस तरीके से आप हैंडल करते हैं, तो उसमें यहाँ पर किस किस पहलू को आप इसमें शामिल कर सकते हैं, क्या क्या रोल हो सकता है उसको आप इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक अच्छा उत्तर इसमें लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें जीएस पेपर 4 का पूरा जो एनालिसिस है, सारे जो क्वेश्चन है, जो केस स्टडी है, किस तरीके का पेपर रहा है। पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो पेपर मॉडरेट लेवल का है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज है आपके कॉन्सेप्ट अगर अच्छे हैं, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच भी आपका होना चाहिए, इसके अलावा करंट ओरिएंटेड और घटनाओं का एक बेहतर जानकारी आपका अगर उसके साथ रिलेट करके इसे लिखते हैं, यानी कि एग्जांपल ओरिएंटेड अगर आप क्वेश्चन लिखने में सक्षम हैं तो आप बहुत प्रभावी उत्तर लिख सकते हैं और अच्छा नंबर लाया जा सकता है। यानी इस विषय को जब आप पढ़ें तो आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर हो जाते हैं, चीजों की समझ को, घटनाक्रम यानी कि आपकी व्यवहारिक स्तर पर उसे शामिल करना है, क्योंकि कई सारे इसमें ऐसे टॉपिक आते हैं जो ये कहता है कि बचपन में ऐसा था, बड़े ऐसे हुए, परिवार ऐसा था, मूल्य ऐसे थे, तो वहां पर वो चीजें आप अपने साथ उसे आत्मसात करके समझ सकते हैं कि हाँ हम भी ऐसे थे, हमारे परिवार ऐसा था, ये सारी चीजें, तो एक कोरिलेट करना। तीसरी चीज यहाँ पर समसामयिक घटनाओं पर नजर रखना कि आपके आसपास वर्तमान में क्या चल रहा है, क्योंकि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, चाहे नैतिक मूल्य हो, सोशल मीडिया का प्रयोग हो, प्रशासन हो, लोग हों, या हम जैसे इसमें कई सारे पहलू आपको देता है कि सरकार की इनिशिएटिव हैं, उसमें लोगों को आप कैसे इसमें शामिल कर सकते हैं, तो वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है, करंट के साथ रिलेवेंसी होनी चाहिए, जो एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको याद होने चाहिए और आप उन घटनाओं को पर्टिकुलर टॉपिक के साथ बेहतर ढंग से रिलेट कर पाते हो। इसके अलावा कि एनालिटिकल अप्रोच भी होनी चाहिए जो केस स्टडी हल करने में आपको सहायता करती है। केस स्टडी में आपको एनालिटिकल होना चाहिए कि कई तरीके से पहलुओं को समझना कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इसके पहलू हो सकते हैं, क्या इसके परिणाम निकल कर आ सकते हैं, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, जो आपको ऐसे केस स्टडी को हल करने में मदद करेगा। तो जब भी आप एथिक्स को पढ़ें तो एथिक्स को पढ़ते समय इन सभी चीजों को ध्यान में रखें और इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो एथिक्स के पेपर में अच्छा नंबर लाया जा सकता है। तो आज का सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं। जीएस पेपर 4 को हमने एनालिसिस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जीएस पेपर 5 को लेकर के डिस्कस करेंगे क्या कुछ आया इस बार के जीएस पेपर 5 में, कैसा रहा पेपर और वहां पर आपको कैसे यहां पर उसे लिखना है, कैसे हैंडल करना है। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें, मिशन एसडीएम की सीरीज को लगातार फॉलो करते रहें, सभी वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से देखते रहें और साथ ही हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम मिशन एसडीएम ग्रुप से भी जुड़े रहें, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही टॉपिक एनालिसिस करते हुए। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।